नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। ज्ञान स्वागत चैनल पर हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में, जो कि एनसीईआरटी के सभी स्टूडेंट्स और साथ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में फ्रांस की क्रांति के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो इतिहास की किसी घटना को आप कहानी के रूप में सबसे पहले सुनें, इससे पूरी घटना का एक चित्र, पूरी घटना का एक चलचित्र, पूरी घटना का एक वीडियो आपके मन में बन जाता है, जिससे आपको क्रमशः पता चलता है कि कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं। इसके बाद गंभीरतापूर्वक आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ में एमसीक्यू तथा डिस्क्रिप्टिव सभी तरह के प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो अगर आप फ्रांस की क्रांति को कहानी के रूप में जानना और सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हमने 4 वीडियोज अलग से बना रखे हैं, जिसमें फ्रांस की पूरी क्रांति को कवर किया गया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के अलग अलग पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित भी हमने 3 वीडियो बना रखे हैं, जिससे 3 वीडियो में पूरे फ्रांस की क्रांति को कवर किया गया है। पहले वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि और उसके कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियो में फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे और तीसरे वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के बारे में वर्णन करेंगे। तो इस तरह से 3 वीडियो में यह फ्रांसीसी क्रांति पूरी तरह से कवर हो जाएगा और इसमें से परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू प्रश्नों को आप देख सकेंगे। साथ में ही आपको मिलेगा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित एमसीक्यू का एक पूरा ऑनलाइन टेस्ट पेपर, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा और वहां से आप अपने नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके सबमिट करेंगे, आपका अपना स्कोर भी पता चल जाएगा और साथ में कौन से प्रश्न आपके गलत हुए उनके सही उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी सलाह है कि आप फ्रांस की क्रांति के सारे वीडियोस देखने के बाद ही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हैं वो पूरे फ्रांस की क्रांति से शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसका प्रभाव न केवल फ्रांस में बल्कि आने वाले दिनों में पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में देखा गया। तो इसीलिए फ्रांस की क्रांति को विस्तार से आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रांति क्या है। फ्रांस की क्रांति को पढ़ने से पहले ये हमें देखना है कि क्रांति क्या है। जब तक हम क्रांति को नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे किन परिस्थितियों में कोई क्रांति घटित होती है, तब तक हम फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि को ठीक से नहीं समझ सकते। तो इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि और उसके कारणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्रांति कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं। समाज के एक बड़े हिस्से द्वारा लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए किए गए उग्र प्रयासों को ही क्रांति कहते हैं। एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बातें हैं। एक तो एक समाज के बड़े हिस्से के द्वारा क्रांति की जाती है, और क्यों की जाती है क्रांति? एक लंबे समय से चली आ रही किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए ये क्रांति की जाती है और इस क्रांति के लिए उग्र प्रयास किए जाते हैं। उग्र प्रयास का मतलब जिसमें व्यापक हिंसा की संभावना होती है, काफी लोगों के मन में असंतोष और गुस्सा होता है। आगे देखते हैं क्रांति क्यों जरूरी है। आखिर क्रांति जरूरी क्यों है? लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में कुछ लोग अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और सत्ता संपन्न हो जाते हैं, जबकि अन्य लोग अपने आप को वंचित और शोषित महसूस करते हैं। ये पहला कारण है। किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी क्रांति के लिए पहला कारण है कि एक लंबे समय से जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है उसमें कुछ लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं,
जबकि वहीं पर कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको ये बार बार महसूस होता है कि इस व्यवस्था के कारण हम हाशिए पर चले गए हैं या हमारा शोषण हो रहा है, हम वंचित हो गए हैं, तो इसलिए एक क्रांति घटित होती है। जो शक्तिशाली वर्ग है वो कभी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से समाज में कोई ऐसा परिवर्तन हो जिससे उनकी शक्तियां सीमित हो जाएं, जबकि दूसरे वर्ग के मन में लगातार असंतोष बढ़ता रहता है और वो व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। समय रहते हुए अगर असंतोष को दूर नहीं किया गया तो क्रांति की भावना जन्म लेती है, और जैसे ही कोई उचित अवसर मिलता है और कोई उचित नेतृत्व मिलता है तो ये जो असंतुष्ट जनता है वो भड़क जाती है और एक तरह से क्रांति की आग भड़क जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्रांति की शर्तें। हर क्रांति के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं कि जब मर्जी क्रांति हो गई और जहां चाहे वहां क्रांति हो गई। देखते हैं कि क्रांति के लिए क्या क्या शर्तों को, किन किन बातों का होना जरूरी है। एक सफल क्रांति के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है कुशल नेतृत्व का होना। इसके बाद संगठित योजना का होना। उसके बाद है निर्धारित लक्ष्यों की जरूरत होती है, यानी कुशल नेतृत्व, संगठित योजना और निर्धारित लक्ष्यों की जरूरत होती है जिनसे असंतुष्ट वर्ग की उम्मीदों को किरण नजर आती हो। यानी तभी क्रांति घटित होगी जिसमें असंतुष्ट वर्ग को लगता हो कि इस क्रांति के बाद हमारे लिए एक अच्छा अवसर आएगा, तभी जाकर के कोई भी क्रांति घटित होती है। दूसरी शर्त क्या है क्रांति के लिए? व्यवस्था में बदलाव और संघर्ष के लिए प्रेरणा देने के लिए उन आदर्शों और नई विचारधाराओं की जरूरत होती है। जब भी व्यवस्था में कोई बदलाव अगर करना है और क्रांति के माध्यम से करना है तो सबसे पहले कि इस व्यवस्था में बदलाव करने के बाद कौन सी व्यवस्था आएगी, उस व्यवस्था की एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए एक विचारधारा की जरूरत होती है। इसके बाद क्रांति में टकराव और व्यापक हिंसा और अराजकता की प्रबल संभावनाएं होती हैं। जहां कहीं भी क्रांति होगी वहां व्यापक टकराव की संभावना होगी, हिंसा की संभावना होगी और कभी कभी तो अराजकता पैदा हो जाती है। अराजकता का मतलब क्या है कि एक जो पहले से स्थापित व्यवस्था है उस व्यवस्था में बदलाव किया जाता है और तेजी से बदलाव किया जाता है, जबकि एक नई व्यवस्था उसके जगह पे अभी पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हुई है, स्थापित नहीं हुई है। और ये जो संक्रमण काल है, ट्रांजिशन फेज होता है, इसका बहुत सारे जो अराजक तत्व होते हैं समाज में वो अपने निजी हितों के लिए फायदा उठाते हैं। और यही कारण है क्रांति के दौरान लूटपाट, अनावश्यक हत्या, हिंसा, ये सब घटनाएं बढ़ जाती हैं, अफवाह का माहौल पैदा हो जाता है। ये जो अफरा तफरी के बीच में जो असामाजिक कार्य हैं और गलत कार्य हैं, इन्हीं को कहते हैं अराजकता। तो ऐसा माहौल पैदा हो जाता है। आगे क्या है? क्रांति में शामिल लोगों में त्याग और बलिदान की भावना होती है। बिना त्याग और बलिदान के कोई भी क्रांति घटित नहीं हो सकती। जो लोग बदलाव चाहते हैं, जो लोग क्रांति के पक्ष में हैं, जब तक उनके भीतर त्याग और बलिदान की भावना नहीं होगी तब तक कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। तो ये कुछ क्रांति के लिए महत्वपूर्ण शर्तें हैं। ये सारी शर्तें जब पूरी होंगी तभी जाकर के समाज में कोई क्रांति घटित होती है। आप फ्रांस की क्रांति को पढ़ते समय इन चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति में लागू होती हैं और तभी जाकर के फ्रांस की क्रांति घटित होती है। अब देखते हैं क्रांति का परिणाम क्या होता है। कोई भी क्रांति कहीं भी घटित होती है तो उसके बाद क्या होता है? सबसे पहली चीज, क्रांति को या तो क्रूरता से कुचल दिया जाता है या क्रांति सफल होती है। दो में से एक चीजें होती हैं, या तो उसको क्रूरता से कुचल दिया जाता है या क्रांति सफल होती है। जैसे आपको पता है भारत की आज़ादी की जो पहली क्रांति हुई 1857 में, उसको अंग्रेजों के द्वारा क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया। पर ऐसा नहीं कि क्रांति को कुचल देने से कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें 1857 की क्रांति के कुचले जाने के बाद भी हमने सीखा, और कम से कम इतना तो जरूर सीखते हैं कि इसमें क्या गलतियां रही, क्या कमियां रहीं, और अगले प्रयास में इन कमियों को दूर किया जा सके। कुचला क्यों जाता है कि कहीं न कहीं क्रांति में कोई न कोई कमजोरी रहती है, और वो कमजोरी क्या है? अभी अभी हमने जो क्रांति की शर्तें बताई उनमें से किसी न किसी शर्त के साथ ऐसी बात होगी जो पूरी नहीं होगी, तो तभी जाकर के क्रांति को कुचला जाता है। आगे है, क्रांति के सफल होने पर एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, और ये जो नई व्यवस्था है ये पुरानी व्यवस्था को रिप्लेस कर देती है। जो पहले से समाज में व्यवस्था होती है उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था जन्म लेती है।
नई व्यवस्था से लोगों को ये उम्मीद दिलाई जाती, लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि कोई जरूरी नहीं कि हर क्रांति के बाद उस क्रांति से जो लोगों की उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी होंगी। कई बार कुछ अंश में पूरी होती हैं, कई बार पूरी भी हो जाती हैं, और कई बार उनमें से कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं पूरी होती हैं। तो क्रांति के बाद एक तरह से जो नई व्यवस्था आती है उसके माध्यम से एक भरोसा दिलाया जाता है लोगों को कि उनकी जो उम्मीदें थीं उसको पूरा किया जाएगा। अब वो पूरा कितने समय में होगा, तत्काल तो कोई चीज़ पूरी होती नहीं, धीरे धीरे उसमें समय लगता है। लेकिन एक व्यापक असंतोष जो पहले मन में था, धीरे धीरे वो असंतोष लोगों का शांत हो जाता है और व्यवस्था चलने लगती है। तो यह है किसी भी क्रांति का परिणाम। इसको भी आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में क्या बदलाव आए, उस क्रांति के बाद क्या हुआ, इसको भी हम देखेंगे। अब आइए देखिए फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि या फ्रांस की क्रांति के कारण, दोनों पहलुओं पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। किसी भी क्रांति के लिए दो तरह के कारण होते हैं। एक होता है दीर्घकालिक कारण जो लंबे समय से धीरे 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 बनता है, और एक होता है तात्कालिक कारण। तो क्रांति के लिए जो भावना चाहिए, जो उग्रता चाहिए, वो एक्चुअली एक बारूद की तरह से धीरे धीरे लोगों के मन में इकट्ठा होता है, और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि वो जो बारूद है उसमें एक चिंगारी लगती है और विस्फोट हो जाता है और क्रांति का रूप ले लेता है। तो इसी आधार पर हम इस पूरे फ्रांसीसी क्रांति को दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे, एक तो दीर्घकालिक कारण और एक होता है तात्कालिक कारण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दीर्घकालिक कारण क्या है फ्रांसीसी क्रांति की। दीर्घकालिक कारणों को भी हम अलग अलग हिस्सों में बांट करके देखते हैं। एक होता है राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, और उसके साथ साथ आर्थिक कारण, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। और तब लास्ट में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या क्या हैं। राजनीतिक कारणों में कौन कौन से कारण हैं, आपको पृष्ठभूमि सबसे पहले जानना है। तो क्रमशः कुछ घटनाओं को जान लिए जिससे आपको पता चलेगा कि किन पृष्ठभूमि में ये फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी। 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा, और जब वो राजगद्दी पर बैठा तो एक तरह से फ्रांस का पूरा राजकोष खाली था, खजाने में पैसा नहीं था। विगत कई लंबे युद्धों के कारण फ्रांस के जो वित्तीय साधन थे वो नष्ट हो चुके थे। वित्तीय साधन का मतलब हर राज्य के पास अपने खजाने में पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ साधन होते हैं। पहला साधन होता है लोगों से कर वसूलना, लोगों से जो कर मिलता है, टैक्स मिलता है, उससे राज्य को आय होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी राज्य के कई साधन होते हैं। राज्य खुद भी कमाता है, खुद उसकी फैक्ट्रियां होती हैं, खुद उसकी योजनाएं होती हैं, खुद राज्य व्यापार करता है, तो इनसे भी पैसा कमाता है। तो ये जो अदर सोर्सेज यानी टैक्स के अतिरिक्त जो सोर्सेज थे राज्य के, वो सारे नष्ट हो चुके थे, क्योंकि लंबे समय से युद्धों में रत रहा था फ्रांस, तो इसलिए सारे खत्म हो गए थे। अगला जो हम कारण देखते हैं वह है वर्साय के विशाल राजमहल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची। राजशाही में क्या होता है कि जो राजा होता है वो चाहे राज्य की हालत जितनी भी खस्ता हाल क्यों न हो जाए, लेकिन वो अपनी विलासिता को नहीं छोड़ता, अपने खर्चों को कम नहीं करता है। जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाएगा लेकिन अपने खर्चे कम नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक ऐसी लाइफ स्टाइल में जीने की आदत बन जाती है कि वो अपने खर्चे कम नहीं कर सकता। तो इसीलिए राजमहल की शानो शौकत थी, राज दरबार की जो शानो शौकत थी, फिजूल खर्ची, उसमें कोई कमी नहीं आई, जबकि राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में लुई 16वां ने सहायता दी थी, जिससे युद्ध के कारण इसके बाद एक युद्ध छिड़ गया। अब यहाँ आपको देखना है फ्रांस के 13 छोटे छोटे उपनिवेश थे जो उसमें ब्रिटेन के गुलाम थे, और वो ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने ब्रिटेन से उन उपनिवेशों की आज़ादी के लिए उनको सहायता दी, और उस सहायता के नाम पर उनको भी ब्रिटिश से लड़ना पड़ा। अब यहाँ देखिए कि इसको एक कहावत कहते हैं कि घर में नहीं दाने, बीवी चली भुनाने। अपने घर में खुद ही जो है खर्च नहीं है, खुद ही जो है राज्य की स्थिति खराब है, लेकिन ऊपर से हमने दूसरों की मदद के नाम पर एक युद्ध लड़ लिया। ये जो फ्रांस के सम्राट ने जो निर्णय लिया, इससे क्या हुआ
कि उनके राज्य के ऊपर यानी फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया, और ज़्यादा कर्ज चढ़ गया, जबकि 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही था। तो इस तरह से राज्य के ऊपर कर्ज और बढ़ गया। अब क्या हुआ, जो कर्जदाता थे यानी फ्रांस को जो कर्ज देने वाले दूसरे देश थे, वो और ज़्यादा ब्याज की मांग करने लगे, 10% ब्याज की मांग करने लगे, और ज़्यादा समस्या आ गई। इसके बाद राज्य के जो नियमित खर्चे थे, जैसे सेना के का रख रखाव हो गया, राज दरबार के खर्चे हो गए, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों के संचालन के जो खर्चे हो गए, वो भी महंगाई के साथ लगातार बढ़ रहे थे। तो इस तरह से राज्य पर वित्तीय बोझ और बढ़ रहा था। इन सारे खर्चों का बोझ उठाने के लिए कौन इस सारे खर्चों का बोझ उठाता? आम जनता। आम जनता पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि राज्य की हालत खराब थी, आर्थिक हालत खराब थी, और साथ में खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। कुछ तो कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, और कुछ जो है वो तात्कालिक जो राज्य के खर्चे थे उसको करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और साथ में राजा की भोग विलास, अय्याशी और उसकी फिजूल खर्ची का बोझ, और इन सारे पैसों की पूर्ति जनता पर कर लगा करके की जाती थी। इससे जनता में कर बढ़ता गया। जनता पर नए कर लगाने की तैयारी की जाने लगी। पहले से जो कर थे उन करों में भी लगातार वृद्धि की जा रही थी, और जनता पर नए कर लगाने की तैयारी की जाने लगी। तो ये तो हो गए सब राजनीतिक कारण। इन सभी कारणों के कारण जनता में धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा था, और जनता की कमर टूट रही थी इन टैक्स को अदा करने के लिए। अब देखते हैं सामाजिक कारण। समाज कैसा था फ्रांस का, और उस सामाजिक व्यवस्था के कारण किस तरह का असंतोष लोगों में विद्यमान था, उसको देखते हैं। फ्रांसीसी समाज जो है वो मध्यकालीन शोषणकारी सामंती व्यवस्था में बटा हुआ था। क्या है ये शोषणकालीन सामंती व्यवस्था, उसको देखते हैं। 90% आबादी किसान थी, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब आप सोचिए, जो 90% आबादी थी राज्य की वो किसान थे, लेकिन वो 90% किसान अपनी जमीन पे खेती नहीं करते थे। उन जमीनों के मालिक कोई और थे, और ये केवल उस पर खेती करते थे। लगभग 60% जमीन पर तो चर्चों का अधिकार था, कुलीनों का अधिकार था, तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। अब ये स्टेट क्या है, इसको आप देखिए। जो फ्रांसीसी समाज है वो शोषणकारी सामंती व्यवस्था में बटा हुआ है। अब ये सामंती व्यवस्था क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां राज्य की जनता पर सीधे राजा का ही शासन नहीं होता है, बल्कि राजा के नीचे छोटे छोटे और भी शासक होते हैं, और ये शासक भी जनता पर न केवल शासन करते हैं बल्कि जनता से टैक्स वसूलते हैं। इनको भी जनता पर शासन का कुछ विशेषाधिकार होता था। इसको कहते हैं सामंती व्यवस्था। तो राजा तो है ही है जो जनता से टैक्स वसूलता है, जनता के लिए आदेश पारित करता है, जनता का शासन चलाता है। राजा के नीचे और भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो लोगों पर शासन करते हैं, उनसे टैक्स वसूलते हैं, और ये जो बिचौलिया वर्ग है ये काफ़ी जनता का शोषण करते हैं, एक तरह से खून चूसते हैं। तो ये जो शोषणकारी जो सामंती व्यवस्था है, इसमें देखिए, आप इसको डिटेल में देखिए इधर दाहिने तरफ। इसमें फ्रांस का समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसको एस्टेट कहते थे। पहला स्टेट जिसमें पादरी वर्ग आते थे, यानी चर्चों की देखरेख करने वाले जो धार्मिक समुदाय थे, पादरी लोग, वो प्रथम स्टेट में थे, ये इनको सबसे उच्च दर्जा हासिल था। और द्वितीय स्टेट में आते हैं, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेटिक वर्ग, जिनको उच्च वर्ग कहा जाता था। इसके बाद आता है तीसरा स्टेट। तीसरे स्टेट में भी फिर अलग अलग खाने हैं, तीसरे स्टेट के लोग भी अलग अलग एक तरह से हिस्से में बटे हैं। तो ये पूरा तीसरा ही स्टेट, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। तीसरे स्टेट में जो सबसे ऊपर का वर्ग था, जिसको आप कह सकते हैं उच्च मध्यम वर्ग, इनको अमीर कहा गया, तीसरे स्टेट के अमीर कहा गया। तो फ्रांस की क्रांति के संबंध में जब भी अमीर शब्द का प्रयोग हो, अमीर टर्म का प्रयोग हो, तो आपको इसी तीसरे स्टेट के बारे में आपको सोचना है, न कि ये दूसरे स्टेट के बारे में। दूसरे स्टेट के लिए कुलीन शब्द प्रयोग किया जाता है, और तीसरे स्टेट का जो ये उच्च मध्यम वर्ग है, इसके लिए अमीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन आते थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, ये लोग आते हैं तीसरे स्टेट में। इसके बाद आते हैं किसान।
ये जो किसान और कारीगर हैं वो तीसरे स्टेट में हैं, और किसान और कारीगर ये हैं तीसरे स्टेट के दूसरे पायदान पे, और सबसे नीचे जो हैं वो तीसरे स्टेट के सबसे निचले पायदान पे छोटे किसान आते हैं, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। तो ये एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ क्या है, राजा तो इसमें अभी नहीं, राजा इन सभी से ऊपर है, और राजा के नीचे जो समाज है वो इन 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और जो पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, ये जो लोग थे ये एक तरह से इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी राजा के बाद ये लोग भी जनता पर शासन करते थे, और न केवल शासन बल्कि जनता का शोषण करते थे। इनको कई विशेषाधिकार थे, ये जनता पर टैक्स लगा सकते थे, जनता से कर वसूलते थे, और इतना ही नहीं, इनको एक सबसे बड़ी जो छूट थी वो थी राज्य को कर देने से छूट, यानी ये पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के लोग सरकार को कर नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। अब बड़ी बात ये थी कि जो संपत्ति का, राज्य की संपत्ति पर ज़्यादातर कब्जा इन्हीं का था, ज़्यादातर जमीनें इनके अंडर में थी, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के अंडर में ज़्यादा धन दौलत इनके पास थी, लेकिन ये राज्य को कर नहीं देते थे। कर कौन देता था? तीसरे स्टेट, जो लोग बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति वाले थे। तो इस तरह से बोझ और बढ़ जाता था इनके ऊपर टैक्स का, कि जो 90% आबादी है वो किसान थी, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर चर्चों और कुलीन और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट के लोग जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था राज्य को कर देने से छूट। कुलीन वर्ग के पास कई सामंती अधिकार थे, वह किसानों पर सामंती कर लगा सकते थे, यह भी एक विशेषाधिकार था उनका। अगला जो देखते हैं, किसान अपने स्वामी की सेवा करने और उनके घरों एवं खेतों में काम करने, सैन्य सेवाएं देने और निर्माण कार्यों में सहायता देने के लिए बाध्य थे। जो किसान थे वो इन जो 2 स्टेट के लोग थे, ऊपर प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग और द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग, उनके घर नौकरी करने के लिए, उनको अपनी मुफ्त सेवाएं देने के लिए, उनके खेतों में काम करने के लिए मजबूर थे, यानी इस तरह से उनका शोषण किया जाता था। चर्च भी किसानों के रूप में करों का एक हिस्सा लगाते, जिसको टाइद कहते थे। चर्च जो है एक धार्मिक कर लगाता था, और वो किस पर लगता था? इन्हीं तीसरे स्टेट के लोगों पर लगता था, जिसको धार्मिक कर को क्या कहते थे? टाइद कहते थे। तीसरे स्टेट के तमाम लोग टाइल या प्रत्यक्ष कर के रूप में, राज्य को जो सीधे कर दिया जाता था उसको कहते थे प्रत्यक्ष कर या टाइल कहते थे। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते, जो सामानों पर लगाए जाते थे, जैसे नमक, तंबाकू और रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। इस तरह राज्य का सारा वित्तीय बोझ करों के माध्यम से आम जनता वहन कर रही थी, और उन पर करों का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अब देखते हैं आर्थिक कारण क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के। आर्थिक कारण तो ये थे कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ के मुकाबले बढ़ करके 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी, यानी फ्रांस की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में अनाज का उत्पादन उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा था जिस रेशियो में मांग बढ़ रही थी। मुख्य भोजन जो था फ्रांस के लोगों का वो था पाव रोटी, लेकिन पाव रोटी की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, और इससे लोगों को रोजमर्रा की रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई थी। जो अधिकतर कामगार कारखाने में काम करते थे, अधिकतर कामगार जो थे वो कारखानों में काम करते थे, और कारखाने किसके थे? जो पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे उनके कारखाने थे, वो उसके मालिक थे। तो ये जो कारखानों के मालिक थे वो महंगाई की अपेक्षा बहुत ही कम मजदूरी देते थे इन लोगों को। इसके बाद अमीरी गरीबी की खाई तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग थे उनके पास संपत्ति ज़्यादा थी, जो दूसरे और पहले स्टेट के जो लोग थे उनके पास संपत्ति ज़्यादा थी, और वो लोग ही एक तरह से तय करते थे कि कितनी मजदूरी दी जानी है मजदूरों को, तो इसलिए वो बहुत ही कम मजदूरी देते थे। इससे गरीबी अमीरी की खाई और लगातार बढ़ रही थी। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं थी, बार बार ओले पड़ जाते थे, कभी सूखा पड़ गया, कभी महामारी आ गई, इससे फसल का उत्पादन गिरता था, और 90% लोग चूंकि फसलों पर ही आश्रित थे, तो एक तरह से आजीविका संकट, मतलब
आजीविका कमाने के लिए एक संकट पैदा हो जाता था कि रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। अब एक और कारण महत्वपूर्ण है फ्रांस की क्रांति के लिए, वो है उभरता हुआ मध्यम वर्ग। आपको बता दें कि जब भी कोई क्रांति होनी होती है तो उसके लिए धीरे धीरे असंतोष आम जनता में बढ़ता रहता है, लेकिन आम जनता इतनी ज़्यादा गरीब होती है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है, उसमें जागरूकता का अभाव होता है कि वह क्रांति का बिगुल नहीं फूंक सकती है। उसके लिए एक नेतृत्व चाहिए होता है, और नेतृत्व करने के लिए एक विचारधारा चाहिए, एक सोच चाहिए, ठीक है, उसके लिए जागरूकता चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। तो एक शिक्षित वर्ग मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग में ही होता है, और मध्यम वर्ग में दोनों चीज़ें, वो थोड़ा शिक्षित और जागरूक भी होता है और शोषित भी होता है। इसीलिए वही वर्ग ज़्यादातर क्रांति का नेतृत्व करता है। दुनिया में कहीं भी क्रांति होती है तो मध्यम वर्ग ही क्रांति का नेतृत्व करता है, और जो उससे नीचे का जो वर्ग होता है वो उनके पीछे लग लेता है, क्योंकि असंतोष तो निम्न वर्ग में भी होता है, लेकिन वो अपने दम पर क्रांति नहीं कर सकते, उनको एक नेतृत्व चाहिए होता है। तो मध्यम वर्ग क्रांति के लिए जरूरी है, नेतृत्व के लिए जरूरी है। तो फ्रांसीसी समाज में उसी समय एक मध्यम वर्ग उभर रहा था। कैसे उभर रहा था मध्यम वर्ग? अब देखिए, हालांकि इस क्रांति के घटित होने से पहले, फ्रांसीसी क्रांति के वास्तविक शुरुआत से पहले भी कभी कभी किसान मजदूर छोटा मोटा विद्रोह करते थे अपनी मजदूरी को लेकर के, सामाजिक आर्थिक हालतों को लेकर के, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं था। उनके पास अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जड़ से ठीक करने के लिए कोई बड़ी सोच नहीं थी, क्योंकि शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और जाहिर सी बात है, जिसको जो खाने के लिए, एक एक दिन भोजन के लिए तधड़ाम है, जो आज सुबह खा रहा है तो शाम की कोई गारंटी नहीं, शाम को खा रहा है तो सुबह की गारंटी नहीं, वो क्रांति कहाँ से करेगा? उसका तो जीवन ही पशुओं जैसा बिल्कुल है कि करेगा और खाएगा, तो वो बड़ी सोच नहीं रख सकता, वो क्रांति का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसीलिए मध्यम वर्ग की जरूरत होती है क्रांति के लिए। ये जो तीसरे स्टेट के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने वास्तव में क्रांति की जिम्मेदारी उठाई। और तीसरे स्टेट के ये जो मध्यम वर्ग हैं, ये पैदा कहाँ से हुए? इस वर्ग का उदय 18वीं सदी में तेजी से हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसे व्यवसायी और सौदागर थे जिन्होंने फैलती समुद्री व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पे संपत्ति अर्जित की थी। यानी उस समय तेजी से समुद्री व्यापार फैल रहा था, तो जो तीसरे स्टेट का एक ऊपर का तबका था, वो इस व्यापार में हिस्सा ले रहा था, और व्यापार से धीरे धीरे कुछ ठीक ढंग से पैसा, एक तरह से ठीक ठाक पैसा कमा लिया था। और इसी के कारण ये लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, शिक्षित भी हो रहे थे, जिससे इनके भीतर एक जागरूकता आ रही थी, और साथ में नए नए विचारों से ये प्रेरित हो रहे थे। इनमें कुछ प्रशासनिक सेवा और वकालत से जुड़े हुए भी प्रोफेशनल लोग थे। तो इस तरह से ये लोग समाज के एक तरह से जागरूक वर्ग थे, जो तीसरे स्टेट में ही बिलोंग करते थे, और ये लोग भी कर्ज दे करके बहुत पीड़ित हो चुके थे। अब देखते हैं, ये जो वर्ग था, ये पढ़ाई लिखाई के कारण इनके मन में जो एक नई विचारधारा पैदा हुई, नई सोच पैदा हुई। और ये सोच क्या थी कि ये लोग मानते थे कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात अधिकार नहीं होने चाहिए। तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी वर्ग के पास जन्मजात अधिकार नहीं होने चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि ये जो पादरी वर्ग है और कुलीन वर्ग है, इन लोगों के पास जन्मजात कुछ अधिकार थे। ये पैदा होते ही बड़े लोग माने जाते थे, और ये जनता पर एक तरह से शासन करते थे, जनता से टैक्स भी लेते थे, जबकि राजा का शासन और टैक्स तो अलग ही है। ये बिचौलिया वर्ग है एक तरह से। तो ये लोग इनके विरुद्ध में थे। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग पहले यानी दूसरे स्टेट के लोगों के विरुद्ध इनकी सोच थी, और ये मानते थे कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के पास जो है वो जन्मजात अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है उसका निर्धारण उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ये इनका मानना था। और साथ में इन्होंने तत्कालीन कई दार्शनिकों और चिंतकों से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता, समता पर आधारित जनाधिकारों वाले समाज की कल्पना की। इन्होंने एक नए समाज की कल्पना की कि स्वतंत्रता और समता पर एक समाज आधारित हो। और ये कल्पना इन्होंने कहाँ से की, कहाँ से प्रेरणा मिली?
उस समय के जो मशहूर दार्शनिक थे, मशहूर चिंतक थे जो दुनिया भर में, उनके विचारों को पढ़ने का अवसर मिला, जानने का अवसर मिला। क्योंकि शिक्षित हुए ये लोग, इसीलिए इन्होंने एक नए समाज की कल्पना की। हमने बताया था कि क्रांति की शर्तों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एक नेतृत्व चाहिए। वो इस नेतृत्व की जिम्मेदारी इस उच्च मध्यम वर्ग ने अपनाई, और साथ में एक विचारधारा होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। तो ये विजन की प्रेरणा इन्होंने कहाँ से ली? अपने समय के तत्कालीन दार्शनिकों से ली। अब देखते हैं नई सोच और नया प्रेरणा। फ्रांसीसी क्रांति के कारण नई सोच और नई प्रेरणा स्रोत, ये महत्वपूर्ण कारण है। यहीं से विजन मिलता है, यहीं से विचारधारा मिलती है। जब तक आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, तब तक क्रांति के आप कोई भी सफलता नहीं हासिल कर सकते, कोई भी छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकते। तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक थे जिन्होंने नई सोच रखी दुनिया के सामने, और उनसे जो है ये उच्च मध्यम वर्ग प्रेरित हुआ। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक की एक पुस्तक है टू ट्रिचाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। आपको ये याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जॉन लॉक इनकी पुस्तक है टू ट्रिचाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। ये राजा के दैवी अधिकार क्या है? उस समय तक सारी दुनिया में राजतंत्र था, राजा मालिक होता है। राजा को माना जाता है कि वो ईश्वर का अंश है और वो धरती पर शासन करने के लिए आया है, और इसीलिए राजा की आज्ञा का उल्लंघन मतलब भगवान की आज्ञा का या ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाता था। ऐसी एक मान्यता फैलाई गई थी जिससे राजा के खिलाफ जनता कभी विद्रोह न कर सके। तो इस मान्यता का इसने खंडन किया। इसके बाद रूसो का नाम आता है इन विचारकों में। इनकी पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में एक नए प्रकार के शासन व्यवस्था का जिक्र किया, और उसने कहा कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। यानी जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, ये एक तरह से दो हिस्से उसने समाज के बनाए, और उसने कहा कि जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक अनुबंध होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसके आधार पर राज्य का संचालन होना चाहिए, और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को संविधान कहा गया। तो ये संविधान क्या है? हर देश का अपना अपना आज संविधान है। पहले राजाओं के समय में ये संविधान नहीं हुआ करते थे। राजा पूरी तरह से निरंकुश होता था, वो जो आदेश पारित कर दिया वही नियम है, वही कानून है। तो मनमाना तरह से राजा लोग अपना नियम कानून पारित करते रहते थे। तो रूसो ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी के पास निरंकुश शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक संविधान होना चाहिए। और संविधान क्या है? एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच, तो उसके आधार पर सरकार चलनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है। उसने एक रचना लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उसने कहा कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं, जो राजा के पास सारी शक्तियां, उसका विभाजन होना चाहिए, ताकि एक ही व्यक्ति के पास सारी ताकत ना आ जाए कि वो निरंकुश हो जाए। और वो शक्तियों का विभाजन किसमें होना चाहिए? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग शक्तियां होनी चाहिए। इससे एक बैलेंस रहेगा, कोई एक व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी दुनिया में उस समय घटित हुई थी, जिससे फ्रांस के लोगों ने क्रांति की प्रेरणा ग्रहण की। सबसे महत्वपूर्ण घटना तो वो अमेरिका में जो 13 उपनिवेश जो ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, वहाँ से ये वही 13 उपनिवेशों की आज़ादी की कहानी है, जिसके लिए लुई 16वां यानी फ्रांस के सम्राट ने सहायता दी थी और अपने ऊपर और कर्ज ले लिया था। उसी घटना से प्रेरणा लेकर के फ्रांस के लोग अपने ही सम्राट के खिलाफ क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। तो कई बार जो है हम दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए घातक हो जाता है। तो राजा के लिए एक तरह से ये दो तरह से नुकसानदायक हुआ। सम्राट के लिए उस घटना में एक तरह से सहयोग करने के लिए उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया। दूसरी तरफ उस घटना से प्रेरणा लेकर के फ्रांस के लोगों में भी क्रांति की भावना पैदा हुई। तो जब ये 13 उपनिवेश आज़ाद हुए, तो एक तरह से इन्होंने जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों पर आधारित एक नए तरह के शासन का गठन किया।
इन 13 उपनिवेशों ने। और ये जो शासन का जो गठन हुआ, जो संविधान पर आधारित था, इससे बहुत प्रेरित हुए और फ्रांस के लोग भी चाहने लगे कि हमारे यहाँ भी ऐसी ही सरकार होनी चाहिए जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार हो और संविधान के आधार पर कार्य करे। अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी फ्रांस की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बनी। अमेरिकी संविधान में कुछ मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए जनता के लिए, जिनको किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता। और ये जो अधिकारों की जो गारंटी वहाँ के संविधान के द्वारा दी गई, इस भावना से, इस विचार से बड़े ही प्रेरित हुए फ्रांस के लोग, और उनको लगा कि ऐसे ही कुछ अधिकार फ्रांसीसी जनता को भी होने चाहिए। और इन आधुनिक विचारों पर कॉफी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस होती है। ये जो अलग अलग दार्शनिकों के विचार हैं और अमेरिकी शासन व्यवस्था जो नई नई अभी लागू हुई थी, इन चीज़ों पर फ्रांस के लोगों में खूब बहस छिड़ गई, चर्चा होने लगी। जगह जगह सैलूनों पर, जगह जगह चाय की दुकानों पर या अलग अलग गोष्ठियों में इस पर खूब बहस होती थी, जिससे क्रांति का एक माहौल तैयार हुआ। इसी तरह से इन बातों को पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता था, ताकि अधिक से अधिक लोग क्रांति के इस विचारधारा से परिचित हों और क्रांति के लिए तैयार हों। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच में जोर जोर से पढ़ा जाता था, क्योंकि समाज में बहुत सारा ऐसा वर्ग था जो अनपढ़ था, जो अशिक्षित था, खुद नहीं पढ़ सकता था, तो लोग पढ़ करके उनको सुनाते थे। ये सारी बातें सुन करके लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा होता था कि हम जो है कितनी गुलामी में जी रहे हैं, राजा की निरंकुश शासन के अधीन जी रहे हैं और टैक्स का बोझ ढो रहे हैं। तो लोगों के मन में एक छटपटाहट पैदा हुई, आज़ादी के लिए, लोगों के मन में एक स्वतंत्रता के लिए और टैक्स के बोझ से मुक्ति के लिए एक छटपटाहट पैदा हुई। और जब इस तरह से लोगों के मन में जब तीव्र छटपटाहट पैदा होती है, तभी जाकर के क्रांति घटित होती है। ये तो हो गए सब दीर्घकालिक कारण जो धीरे धीरे लंबे समय से पनप रहे थे फ्रांसीसी लोगों के बीच में। अब आइए देखते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या है? सबसे पहला कि अब तक जितने भी कर लगाए जा रहे थे, उन करों से सरकारी खर्चे नहीं निपट रहे थे, तो जनता पर नए कर लगाने की तैयारी राजा ने शुरू कर दी। और फ्रांस की समाज में एक व्यवस्था थी कि राजा कोई नया कर खुद नहीं लगा सकता था। जो कर पहले से है उसमें वृद्धि तो कर सकता था, लेकिन नया कर वो जनता पर नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसको स्टेट जनरल बुलाना पड़ता था। स्टेट जनरल एक तरह से प्रतिनिधि सभा थी, जो आम नागरिकों की प्रतिनिधि सभा थी। इसमें ये सभी पहले स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि भाग लेते थे, और उसमें मंजूरी लेनी पड़ती थी। प्रस्ताव रखता था राजा, और उसमें मंजूरी मिलने के बाद ही वो जनता पर नया कर लगा सकती थी। एक परंपरा लंबे समय से बनी आई थी। तो लुईस 16वां ने भी इस परंपरा का पालन करते हुए एक तरह से 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए सम्राट ने स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। और इसमें जो है, इस बैठक में खास बात क्या हुई कि पहले ये परंपरा थी कि हर स्टेट के प्रतिनिधि एक एक वोट देते थे। अब देखिए, पहला स्टेट है, दूसरा स्टेट है और तीसरा स्टेट, तो हर स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो एक एक वोट देते थे, यानी 3 वोट। अब इसी से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती थी, इसी से निर्धारण होता था। लेकिन इसमें आप देखेंगे हमेशा फायदे में कौन रहेगा? समाज 3 स्टेट में बटा हुआ, तो पहला स्टेट, दूसरा स्टेट वो व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा फायदे में था उस व्यवस्था में। तो इसलिए 2 वोट तो वो हमेशा राजा के पक्ष में चले जाते थे। एक ही वोट ऐसा होता था जो तीसरे स्टेट का वोट था, वही प्रस्ताव के विरोध में जाता। तो हमें इससे पता था कि तीसरा स्टेट जो करों का विरोध कर रहा था वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे उच्च मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे जागरूक लोग। और उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि नहीं, एक वर्ग के, एक स्टेट को एक वोट देने की जो प्रणाली है वो गलत है। इस प्रतिनिधि सभा में जितने भी मेंबर हैं, सभी मेंबर एक एक वोट देने चाहिए, यानी साधारण मतदान होना चाहिए, आम मतदान होना चाहिए, तब जाकर के हम इसको मानेंगे। अब इसमें क्या था? इसमें उनको उम्मीद थी कि फायदा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला स्टेट था, उसमें से 300 प्रतिनिधि थे। पहले स्टेट के 300 प्रतिनिधि वहाँ भाग लिए, दूसरे स्टेट के भी 300 प्रतिनिधि भाग लिए, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधियों को वहां भाग लेने दिया गया। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो ज़्यादातर उच्च मध्यम वर्ग से थे, अमीरों में। जो बिल्कुल ही निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे किसान
हो गए, कामगार हो गए, औरतें हो गई, उनको इस सभा में प्रवेश से वर्जित था, वो सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हालांकि इन वर्गों के 40,000 पत्र भेजे गए थे। इन्होंने अपनी मांग को 40,000 पत्रों के माध्यम से उस सभा में भेजा था, और इन पत्रों को लेकर के तीसरे ही स्टेट के जो उच्च मध्यम वर्ग थे वो लोग गए थे। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी भेदभाव है, लेकिन फिर भी तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों को लगा कि हम लोग 600 हैं और थोड़ा और एक आध जो है दूसरे स्टेट में से ही लोग अगर वोट दे देंगे तो शायद हम जीत जाएं और ये करों का जो नए कर लगाने की तैयारी है वो न हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राजा ने ठुकरा दिया। राजा ने कहा नहीं, जो अब तक चलता आ रहा है वही चलेगा। विरोध में क्या हुआ, तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो वर्साय के उस सभागार से बाहर चले गए, और 20 जून को ये दोबारा वर्साय के इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा हुए, और वहां जमा होकर के इन्होंने खुद को एक तरह से फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपने आप को माना कि हम फ्रांस की नेशनल असेंबली हैं और हम संविधान बनाएंगे और उस संविधान से देश चलेगा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया जाएगा। एक तरह से उन्होंने अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। एक तरफ जब ये संविधान बना रहे थे, ये लोग तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो है ये संविधान बना रहे थे, उस समय ठंड के कारण किसानों की फसल समाप्त हो गई थी। उनका जो भोजन था मुख्य पाव रोटी, उसकी कीमतें बहुत बड़ी हो गई थी। कीमतें बढ़ने से जो व्यापारी थे वो जमाखोरी कर रहे थे, इससे अराजकता फैल गई थी। और इन सारे तनाव को बढ़ता हुआ देख सम्राट ने क्या किया, पेरिस नगर में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि तात्कालिक कारण कि राजा ने क्या किया, जनता पर अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जनता के बीच में सेना भेज दी। पेरिस नगर में उसने सेना के जाने का आदेश दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि जनता में एक अफवाह फैल गया कि शायद राजा जो है वो जनता पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है सेना को। और ग्रामीण इलाकों में यह अफवाह फैल गया कि जो जागीरदार हैं यानी पहले और दूसरे स्टेट के लोग, वो किसानों की पकी फसलों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, अपने लठैतों को लेकर के, अपने आदमियों को लेकर के। तो इससे वो भी नाराज, यानी गाँव के क्षेत्र में भी नाराज हो गए। और इसके बाद जो शहर के लोग थे उनको भी अंदेशा था कि कहीं ये गोली न चलवा दें। तो एक तरह से अब ये तात्कालिक कांड थे जिससे लोगों में खूब गुस्सा फैला, और इस तरह से फ्रांस की क्रांति शुरू होने का एक कारण पैदा हुआ। ये सभी कारण मिल करके फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया फ्रांस की क्रांति के कारणों के ऊपर, उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर। अगले वीडियो में हम बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति की उन प्रमुख घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिनको डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू सभी तरह के प्रश्नों के लिए जरूरी समझा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।